1 जुलाई 2024 एक महिला अपने घर से बैंक जाने के लिए निकलती है, लेकिन आधी रात होने पर भी वो अपने घर वापस नहीं लौट पाती। उसके परिवार वाले बहुत चिंतित हो जाते हैं। जब आधी रात हो जाती है वो उसको इधर उधर तलाश करते हैं, लेकिन उस महिला का कहीं अता पता नहीं होता। उस महिला को ढूंढा जाता है, लेकिन वो दूसरे दिन यानी 2 जुलाई को एक व्यक्ति को मिलती है जंगल में, लेकिन वो एक लाश के रूप में मिलती है। उसको गला घोंटकर मारा गया था उसी के साड़ी के पल्लू से, और उसी के पल्लू पर एक गांठ बनी हुई थी। लेकिन ये पहली महिला नहीं थी जिसकी इस तरह से हत्या की गई थी, क्योंकि उस क्षेत्र में 1 नहीं 2 नहीं पूरी 11 हत्याएं हुई थी, और ये 11 हत्याएं बुजुर्ग महिलाओं की गई थी। और मारने का पैटर्न बिल्कुल सेम ही था कि उनकी साड़ी के पल्लू या फिर उनके दुपट्टे से उनका गला घोंटकर उनको मारा जाता था और एक गांठ बांधी जाती थी। आखिर कौन था वो व्यक्ति जो इन महिलाओं को इतनी बेरहमी से मार रहा था, और वो सिर्फ अपना निशाना इन बुजुर्ग महिलाओं को ही क्यों बना रहा था? क्या वो कोई सीरियल किलर था? अगर वो सीरियल किलर था तो उसका क्या मकसद था इन बुजुर्ग महिलाओं को मारने के पीछे? आगे जानते हैं आज की सच्ची घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे और आपके सामने सच्ची घटनाएं लेकर आती रहूं। आज की ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश, जिला बरेली। वहीं का एक थाना लगता है शाही थाना। लगभग 200 किलोमीटर अंदर एक ईख का खेत यानी कि एक गन्ने का खेत होता है, जहां पर एक लाश पड़ी हुई थी। जब एक व्यक्ति ने वहां पर लाश पड़ी हुई देखी तो वो घबराकर पीछे लौट गया और फौरन ही इसकी सूचना गांव के प्रधान को दी। गांव का जो प्रधान था उसका नाम था राजपति। राजपति को जब वारदात की सूचना दी जाती है कि खेत में एक महिला की लाश पड़ी हुई है, तो वो पुलिस को इसकी जानकारी देता है। पुलिस अपनी भारी टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंच जाती है। मरने वाली जो महिला थी, महिला का नाम अनीता देवी था। 46 साल की इसकी उम्र थी। ये शेरगढ़ थाना क्षेत्र का भोजपुर गांव है, उसी की रहने वाली थी। इसके पति का नाम था सोमलाल। इसके 2 बच्चे थे जो घर पर थे। ये अपने पति सोमपाल से बोलकर घर से निकलती है कि ये बैंक जा रही है काम के लिए, क्योंकि बैंक जाने के बाद ये अपने मैके भी जाना चाहती थी। लेकिन रात हो जाती है और उस महिला का कहीं पता नहीं होता। लेकिन अगले दिन महिला जब मिलती है तो इस हालत में, जिसे देखकर पति के होश ही फाख्ता हो जाते हैं। एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा, सीओ दीप शिखा भारी पुलिस टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंचते हैं। जब पुलिस वहां पर जाती है तो वो भी सत्ते में पड़ जाती है, क्योंकि पुलिस के सामने ऐसे केस पहले भी आ चुके थे। पुलिस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर ये कौन है जो गांव की महिलाओं को ही अपना शिकार बना रहा है और क्यों बना रहा है। ये खबर अखबारों में छप जाती है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, हर तरफ ये खबर फैल जाती है। तो लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। लोग अपने घरों से निकलते हुए डरते हैं। और जो एडीजी रमित सिंह होते हैं वो भी गांव-गांव में संदेश देते हैं कि कोई भी महिला अपने घर से अकेली नहीं निकले तो किसी के साथ ही जाए। महिलाओं में डर का माहौल फैल चुका था, क्योंकि वो भी सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो कि हम अपने घर से निकलें और वापस ही नहीं लौट सकें, क्योंकि ये हत्याओं का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा था। ये सिलसिला चल रहा था साल 2023 से। 2023 जब पहली बार एक महिला का कत्ल हुआ, कलावती उसका नाम था, ये प्रतापपुर की रहने वाली थी। लेकिन उस समय उसके पति ने कोई एफआईआर नहीं की। शायद इसी की वजह से बाकी और 10 महिलाएं भी इस मौत के घाट उतर गईं। उसके बाद 5 जून को दूसरा कत्ल होता है, जो शाही थाना क्षेत्र के फतेहगंज की रहने वाली थी। 19 जून को कत्ल होता है धानवती का। ये कुलछा के गांव की रहने वाली थी, जिनकी लाश गन्ने के खेत में मिलती है। उसके बाद एक कत्ल होता है 30 जून को। मरने वाली महिला का नाम था प्रेमवती। ये आनंदपुरा गांव की थी। यहाँ पर कत्ल नहीं थमते। 22 जुलाई को दोबारा से एक और कत्ल होता है कुसुमा देवी का। ये खजूरिया गांव की रहने वाली थी। इसके बाद 23 जुलाई को बीरावती का कत्ल होता है। ये सेवा जवालपुर की रहने वाली थी। उसके बाद 19 अगस्त को भीमवती का कत्ल होता है। ये खैरू गोटिया की निवासी थी। 19 नवंबर के बाद 20 नवंबर को दुलारो का कत्ल होता है। ये खरसेरू शीशगढ़ की रहने वाली थी। यहीं पर ये कत्ल नहीं थमते। 31 अक्टूबर को फिर से कत्ल होता है। ये महमूदन नाम की महिला थी। ये लखीमपुर गांव की रहने वाली थी, शीशगढ़ की। 26 नवंबर को उर्मिला देवी का कत्ल होता है, जो जगदीशपुर गांव की रहने वाली थी।
नवंबर को रश्मि देवी का कत्ल होता है, जो कि मीरगंज मुरा की रहने वाली थी। और ये आखिरी कत्ल 2 जुलाई को होता है, जो कि अनीता गैसपुर की रहने वाली थी। यानी टोटल ये 11 कत्ल किए जाते हैं और मरने वाली महिलाओं में उम्र 35 से 45 साल के बीच की थी। जितनी भी महिलाएं थी, इनकी लाश या तो झाड़ियों में पड़ी हुई मिली है या फिर गन्ने के खेतों में। पहला कत्ल 5 जून 2023 को हुआ, जो आखिरी कत्ल हुआ वो 2 जुलाई 2024 को हुआ। 13 महीने में टोटल 11 कत्ल किए गए थे। लेकिन ये व्यक्ति था कौन जिसने पुलिस की भी नींदें उड़ा रखी थी? पुलिस को उस कातिल की तलाश थी, उस सीरियल किलर की तलाश थी, लेकिन पुलिस काफी मुशक्कत भी कर रही थी केस को सुलझाने में, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा था। पुलिस भी परेशान थी कि आखिर करें तो क्या करें। 25 किलोमीटर के दायरे में 250 गांव पड़ते हैं, जिसमें 13 महीने में ये टोटल अब तक 11 महिलाएं मर चुकी हैं। पुलिस 1500 सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं ताकि उस आरोपी को कैमरे में कैद किया जा सके। 22 टीमें बनाई जाती हैं इस केस के लिए, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाता। तभी शाही थाना के 4 सिपाही, जिनमें एक का नाम है सरफराज, एक है उत्तम कुमार, शेखर वर्मा और अमित चौधरी, ये 4 ऐसे सिपाही थे जो ड्यूटी के बाद भी अलग से 6-7 घंटे देते थे ताकि उस कातिल का कुछ ना कुछ उनको सुराग मिल सके और वो उसको उसकी की सजा दे सके, क्योंकि वो इस केस को लेकर काफी ही सीरियस थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि आरोपी को सजा दिलाना। ये दिन रात अपना एक कर देते हैं, ये ना ठीक से खा पाते हैं ना ही सो पाते हैं। इनको सिर्फ उस आरोपी की तलाश थी। ड्यूटी के बाद ये गांव में निकल जाते हैं और यही कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा सबूत हाथ आ सके जिससे वो उस सीरियल किलर के पास तक पहुंच सके, उसको अपने शिकंजे में जकड़ सकें। पुलिस 1.5 लाख लोगों के नंबर सर्विलेंस पे डाल देती है, लेकिन उससे भी पुलिस को कोई लाभ नहीं मिल पाता। तब खबरियों को लगाया जाता है और फिर खबरियों की मदद से 3 स्केच बनाए जाते हैं और ये स्केच सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं, हर थाने में सर्कुलेट किए जाते हैं। तभी एक दिन पता चलता है कि 8 अगस्त 2024 को ये खबर आती है कि शाही थाना के क्षेत्र में मचान पर एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है और उसकी शक्ल जो ये स्केच बना है इसमें से एक व्यक्ति से मिलती है। अब वो व्यक्ति वही था या कोई और था ये पुलिस को नहीं पता था, लेकिन पुलिस को एक हल्का सा सुराग मिला था जिसकी वजह से पुलिस उस आदमी तक पहुंचती है। जब उस आदमी को देखती है तो वो दिमाग से पागल सा लगता है, क्योंकि वो कभी हंसता है, कभी बहकी बहकी बातें करता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें दिमाग ही नहीं है। उसका नाम था कुलदीप मंगवाल, इसकी उम्र 35 साल थी। पुलिस शक की बिना पर इसको गिरफ्तार कर लेती है। उससे पूछताछ की जाती है, क्या तुमने ही ये सारे कत्ल किए हैं? तो वो बोलता है कि साहब बताऊं या करके दिखाऊं। जब ये कहते हैं उस समय मीडिया वाले भी वहां पर मौजूद थे, बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। एसएसपी बोलते हैं ठीक है करके दिखाओ। एक पुतला बनाया जाता है लेडीज का, उसको सलवार सूट पहनाया जाता है और बोला जाता है करो। वो व्यक्ति उस पुतले के पास जाता है, उसको टाइट से पकड़कर जमीन पर गिरा देता है, उसके कपड़े फाड़ देता है और कपड़े फाड़ने के बाद उसका दुपट्टा लेकर उसका गला घोट देता है। सभी लोग बड़ी हैरानी से ये देख रहे थे, लेकिन लोगों के होश तब फाख्ता हुए जब उसने लेफ्ट तरफ दुपट्टे से वो गांठ बांध दी, क्योंकि उससे पहले लोगों को लग रहा था शायद ये मंदबुद्धि है, इसलिए शायद ये अपने पास से ही एक कहानी बना रहा है। लेकिन जब उसने उसी तरह से गांठ लगाई जैसे कि वो सीरियल किलर लगाता था, तब लोगों का शक यकीन में बदल गया कि वाकई में ये वही व्यक्ति है जिसने अब तक 11 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया है। फिर उससे पूछा जाता है कि तुमने ये सब क्यों किया और किसने ये किया। वो बताता है कि उसकी अपनी माँ मर चुकी थी, तभी उसके पिता ने एक दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ आए दिन इसको किसी ना किसी बात पर मारती थी। जब पिता घर पर आते थे तब इसकी ही गलतियां, इसकी ही खामियां बताती थी और पिता भी गुस्से में होकर इस व्यक्ति को मारा करते थे। ये इतनी नफरत करने लगा था अपने माँ और पिता से कि उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनका विरोध कर सकता था। शादी इसकी भानपुर गांव में रहने वाली लड़की से होती है जिसका नाम था लोंगश्री। इसके 2 बच्चे भी होते हैं। वो अपाहिज थी पैरों से। या अपनी पत्नी को भी बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और 2018 में वो इससे तंग आकर
इसको छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। ये भी अपना घर 2023 में छोड़ देता है और अपनी बहनों के पास जाकर रहने लगता है। इसकी 2 बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी। एक की शादी सब्जीपुर गांव में हुई थी और एक की आनंदपुर गांव में हुई थी। ये कभी एक बहन के घर जाकर रहता था, कभी दूसरी बहन के साथ, कभी किसी रिश्तेदार के घर। इसी तरह से ये अपना टाइम काट रहा था। फिर एक दिन ये खेतों की तरफ जा रहा था, तभी एक 50 साल की महिला जा रही थी। ये उससे बोलता है, क्या मेरे साथ तुम संबंध बनाओगी? इतना ही कहना था, वो महिला बहुत गुस्सा हो जाती है, इसको गालियां देने लगती है। ये उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो वो इसको धक्का दे देती है। जब वो धक्का देती है तो इसको उसमें अपनी माँ की शक्ल नजर आती है, जैसे कि माँ इसको टॉर्चर करती थी, इसे मारती थी। इसको यही ध्यान आता है कि ये महिला मुझे कैसे मार सकती है, ने मुझे कैसे धक्का दिया, और अपनी माँ का गुस्सा वो इस महिला पर उतार देता है। साड़ी का पल्लू लेकर उसका गला घोट देता है और ये जब तक गला घोटता रहता है जब तक कि वो तड़प तड़प कर मर नहीं जाती। जब ये मर जाती है तो उसी के पल्लू की गांठ बनाकर ये लटका देता है। हमेशा इसकी एक खासियत ये भी थी कि ये अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखता था और ये कभी भी सीधे रास्ते नहीं जाता था, यानी ये उन रास्तों से नहीं गुजरता था जहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ वाहन चलते थे। यह हमेशा उन रास्तों पे जाता था जो कि कच्चे रास्ते होते थे। इसी वजह से ये कैमरे की भी निगाह में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि कैमरे बड़ी सड़कों पे लगाए गए थे और इसका जाना आना कच्ची सड़कों से था। लेकिन जब इसने पहली बार इस महिला का कत्ल किया तो इसको बहुत ज्यादा खुशी हुई। इसको महसूस हुआ कि इसने अपनी माँ के अत्याचारों का बदला लिया है। यहीं पर इसको शांति नहीं मिलती, इसको इस काम में मजा आने लगा। फिर तो ये हमेशा ऐसी ही करता था। ये जो अकेली महिलाएं जाती हुई इसको दिखती थी उनके साथ शोषण करने की कोशिश करता था। वो जब विरोध करती थी तो उन्हीं के साड़ी से या फिर उन्हीं के दुपट्टे से उनका गला घोट देता था और उनको मारकर वहीं पर चला आता था। इसको महिला के नाम से ही नफरत होने लगी थी, इसीलिए शायद ये ऐसा कर रहा था। जब पुलिस ने ये बात सुनी तो वो भी बहुत ज्यादा हैरत में पड़ जाती है कि ऐसा भी एक व्यक्ति होता है जिस पर अत्याचार किए गए और उसने अपने अत्याचारों का बदला उन औरतों से लिया जिनको वो जानता भी नहीं था। फिलहाल अभी ये पुलिस की कस्टडी में है। गंभीर धाराओं में इस पे केस लगाया गया है और यहाँ पर हम प्रशंसा करना चाहेंगे अनुराग आर्य और उन 4 सिपाहियों की जिन्होंने इस केस को सुलझाने में कड़ी मेहनत की। उसको उसकी किए की सजा जल्द ही मिलेगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।